आरसीपी सिंह छोड़ सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष का पद, दिल्ली में सीएम नीतीश की अहम मीटिंग। अनलॉक 5 की तैयारी में बिहार सरकार, 5 अगस्त के बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में होगा फैसला। गया के विष्णुपद मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार एटीएस की टीम ने किया मॉक ड्रिल, जिला प्रशासन भी रही मौजूद। नेपाल की बारिश और मानसून की सक्रियता ने बढ़ाया उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा, 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की आसार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आरसीपी सिंह छोड़ सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष की पद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आरसीपी सिंह छोड़ सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष का पद। जी हाँ, तो बड़ी खबर, दिल्ली में सीएम नीतीश की अहम मीटिंग होने वाली है और इसी में ये तय किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू के नए अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा अब तेज हो गई है और लल्लन सिंह का नाम इसमें सामने आ रहा है। बता दें आपको कि आज शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद लल्लन सिंह चुने जा सकते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरसीपी सिंह छोड़ सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष का पद। तो बताया आपको कि दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में ही ये फैसला लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को पार्टी के ऊपर पहले ही आपको बताया है। उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो सामने रखी हैं, जिसके बाद से कार्यकारिणी बैठक होने वाली है दिल्ली में। अहम 75 जो इसमें नेता हैं इस बैठक में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है और उसके बाद जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें जाकर इस पर मोहर लग जाएगा। और आपको बता दें कि इस मीटिंग के बाद ही ये अहम फैसला लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लल्लन सिंह का नाम जो है अब उस पर मोहर लगने ही वाली है। क्या लगता है इस मीटिंग में जिस तरीके से होने वाली है, नीतीश कुमार ने जो भी बातें सामने रखी हैं उसमें लल्लन सिंह का नाम अब सामने आ रहा है और बैठक में ये तय हो जाएगा कि अब लल्लन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखिए, अभी शाम 4 बजे आज बैठक होनी है और हालांकि कल जब वो दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब उनसे सीधे पत्रकारों ने पूछा कि इस बैठक में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है या आप अपने पास रखेंगे या लल्लन सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा के नाम जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा था कि आज रहने दीजिए, कल बैठक हो जा रहा है, बैठक होने के बाद जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद आप सवाल करेंगे। तो शाम 4 बजे बैठक होना है। जो सबसे आगे जो नाम चल रहा है उसमें लल्लन सिंह का नाम बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जा रही है और विशेष परिस्थिति में अगर बात नहीं बनी इन दोनों के नामों पर, तब या तो मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रखेंगे या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम आगे चल रहा है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें लल्लन सिंह को सबसे आगे बताया जा रहा है इस अध्यक्ष पद के रेस में। दरअसल उसके पीछे का कारण ये है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद एक कुशवाहा जाति से है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की बात कर ले या नीतीश सिंह की बात कर ले तो मुख्यमंत्री खुद कुर्मी जाति से आते हैं और अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। वैसे में सवर्ण समाज में नाराजगी न हो इसको लेकर लल्लन सिंह का नाम आगे किया जा रहा है। वैसे स्थिति में लल्लन सिंह का अगर नाम आगे आता है, लल्लन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जो अब तक जेडीयू पर जो टैग लगा हुआ है कि ये लौकुश की पार्टी है, वो टैग हटेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह थे जो कि एक राजपूत जाति से आते थे, उनके आने रहने से जदयू के ऊपर इस बात की नहीं, हर जाति और हर संप्रदाय के लोग की पार्टी में स्थान है। लेकिन अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ जब कुशवाहा को बनाया गया और काफी संसदीय बोर्ड की बात अगर कर ली जाए तो वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया। वैसे स्थिति में एक बार फिर पार्टी को लेकर कि लौकुश की ये पार्टी है, लौकुश समीकरण पर आधारित ये पार्टी है, तो एक बार फिर तमाम लोगों को बोलने का मौका मिला। वैसे में इसी आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव होना है, शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक होने जा रही है,
उस बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद दिया जा सकता है, क्योंकि जब मंत्री पद की बात हुई तो उस वक्त भी ललन सिंह का नाम बहुत आगे चल रहा था, लेकिन मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया, उनकी जगह पर आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया है। वैसे में मुख्यमंत्री चाहेंगे कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है कि ललन सिंह को दिया जाए, ताकि ये मैसेज जाए कि जेडीयू जो है पूरी तरह से सभी जातियों की पार्टी है और उसमें सभी जातियों का मान सम्मान है। तो ये कोशिश की जाएगी। आज इस बैठक में तालमेल बैठाने की बात हो रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के हो सकते हैं। शाम 4 बजे इसका फैसला हो जाएगा। राजेश जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि ये माना जा रहा था कि ललन सिंह जो है वो नाराज चल रहे थे, तो क्या लगता है कि ललन सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार आप कह सकते हैं कि छात्र राजनीति में एक साथ रहे हैं, दोनों लगातार एक साथ उन लोगों ने संघर्ष किया है। हालांकि बीच में ललन सिंह पार्टी छोड़ चुके थे और कई उनके विवादास्पद बयान भी नीतीश कुमार को लेकर आया था, लेकिन उसके बाद फिर ललन सिंह की जेडीयू में वापसी हुई और आज भी ललन सिंह का जो एक बड़ा कद है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो उन्हें जो एक पद मिलना चाहिए था, जो सामान्य पद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। एक बार जल संसाधन मंत्री वो जरूर रहे, उसके बाद फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तो बात अब हो रही है। साथ ही साथ मंत्री पद की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट फेज में भी जब मंत्रिमंडल विस्तार होना था उस वक्त भी आरसीपी सिंह और ललन सिंह का नाम आगे चल रहा था। इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, ललन सिंह इसमें पिछड़ गए। तो अभी जो स्थिति है, ललन सिंह काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के और साथ ही साथ एक अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छे वक्ता हैं, सुलझे हुए राजनेता माने जाते हैं ललन सिंह। साथ ही साथ नेशनल स्तर पे भी उनकी जो है लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर भी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। हर पार्टी में उनके लोग हैं और हर पार्टी के लोगों से उनका एक अच्छा रिलेशन रहा है। वैसे में अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो जनता दल यूनाइटेड के लिए काफी फायदेमंद होगा। साथ ही साथ ललन सिंह के वो काफी नजदीकी माने जाते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खुद रखें, नहीं तो किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाए। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां जेडीयू के नए अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और आज शाम को जो मीटिंग है वो होने वाली है, उसके बाद ही ये फैसला जो है उस पर मोहर लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अनलॉक 5 की तैयारी में सरकार जो है वो जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनलॉक 5 की तैयारी में है सरकार और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसला होगा। दरअसल आपको बता रहे हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो बैठक करने वाला है और इस बैठक के बाद 5 अगस्त के बाद फैसला होगा और बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर के जो बैठक है वो किया जाएगा और अनलॉक 4 की मियाद 6 अगस्त को खत्म हो रही है। और आपको बता दें कि छूट जो है उसका दायरा अब बढ़ाया जा सकता है और अनलॉक 5 को लेकर के जो सरकार है वो फीडबैक ले रही है। इसके बाद से सरकार इस बैठक में कई अहम फैसले लेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव जो है वो फीडबैक ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मंदिर मस्जिद खोलने को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और अनलॉक 5 की तैयारी में अब सरकार जो है वो जुट गई है। जी बिल्कुल, तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 अगस्त आपको बता दें कि माफ कीजिएगा 5 अनलॉक 5 जो है उसको लेकर सरकार लगातार फीडबैक ले रही है। 6 अगस्त को जो मियाद है वो खत्म हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि अनलॉक 5 में क्या वो मियाद हैं जो तय किए जा सकते हैं, क्या वो दायरे हैं जो लोगों को छूट दिए जा सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है इस बार फैसले में? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अब शांत हो गई है। धीरे धीरे पहले के जो हालात थे और अब के हालात में काफी अंतर देखने को मिला है और अनलॉक 4 है वो अभी भी लागू है और 6 अगस्त को अनलॉक 4 की मियाद खत्म हो जाएगी। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें जो धार्मिक स्थल हैं काफी दिनों से बंद पड़े हुए हैं,
धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है, साथ ही शॉपिंग मॉल कब तक बंद है, शॉपिंग मॉल को खोले जाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, राय मशवरा लिया जा सकता है। इसके साथ ही बिहार के मुख्य सचिव है त्रिपुरारी शरण, उन्होंने सभी जिलों के डीएम से फीडबैक भी लिया है कि आखिर क्या स्थिति है बिहार के 38 जिलों में, बिहार में क्या स्थिति अभी जो कोरोना की लहर है उसको लेकर के क्या स्थिति है। और इसके बाद 6 अगस्त को मियाद पूरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि 5 अगस्त को बैठक होगी, 4 या 5 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, और उसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या क्या रियायतें इस बार लोगों को दी जाएंगी। जी निषेध, आपसे एक और सवाल है कि अगर जिस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में अनलॉक 5 को लेकर के भी सरकार कई अहम फैसले लेने वाले हैं, इसके मद्देनजर क्या कुछ वो बंदिशें हैं जो लोगों को मिल सकती हैं? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और उसको लेकर के सरकार भी तैयारी कर रही है जी। लेकिन जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उस वक्त सरकार निर्णय लेगी कि आखिर स्थिति भयावह उत्पन्न होती है, जिस तरीके से दूसरी लहर के दरमियान स्थिति उत्पन्न हो गई थी भयानक, तो वैसी अगर स्थितियां उत्पन्न होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं बंदिशों में फिर से एक बार बांधा जाएगा, और जो रियायतें लोगों को अभी फिलहाल दी जा रही हैं उन रियायतों पर पाबंदी सरकार उस वक्त लगा सकती है अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो। अगर स्थितियां ठीक रहती हैं, क्योंकि कोरोना की लहर बच्चों के लिए काफी घातक है और बच्चों को काफी सावधानी से रखना है, और उस वक्त अगर स्थितियां ठीक नहीं रहती हैं, स्थितियां इस वक्त की तरह नहीं रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उन रियायतों पर पाबंदियां सरकार लगा सकती है। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी और इसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, लेकिन ऐसे में बिहार में अनलॉक 5 की शुरुआत अब होने वाली है। सरकार अहम फैसले लेंगे और उसके बाद लोगों के लिए छूट के दायरे को तय किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर बिहार में अगले 5 दिन तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रह सकते हैं। आमतौर पर तराई और मैदानी भागों के जिलों में हल्के से मध्यम बारिश होने के अनुमान है। वहीं नेपाल में हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार बिहार की बागमती और गंडक नदी में पानी रेड लाइन के करीब पहुंच चुका है। वहीं 2-3 अगस्त को पूर्वी और पश्चिम चंपारण के जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। बेतिया में 1 सप्ताह से लापता पेंटर का शव उसके घर से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को पेंटर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने मुफस्सिल थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद व्यक्ति का शव उसके घर से ही बरामद किया गया। हालांकि मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। हॉस्पिटल में बच्चे के भर्ती कैले रहनी, दोनों आदमी संग रहनी सन। ओकरा बाद में बीफे दिन पड़ला, काल 8 दिन भइल। हमरा से कहनी जब हम आवता नहीं हम, तो हम कहनी कहाँ से, तो बोलू हम आवता नहीं बाजार उड़ जाता नहीं, हम आवता नहीं। ओकरा बाद से दिन भर इंतजार कैनी, अब अभी ले ना आनी। तले लगनी हम रोए, कहनी कहाँ चल गई। मुंगेर में बिजली विभाग द्वारा इन दिनों प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों में जनाक्रोश है और विवाद हो रहा है, जिसको लेकर युवा राजद ने शहर के भगत सिंह चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा राजद के महानगर अध्यक्ष आदर्श कुमार राजा ने कहा है कि बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से जन विरोधी फैसले लेकर आम जनता को परेशान कर रही है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का जो है पुतला दहन जो है किया। एक तरफ देश की सरकार कहती है कि चाइना अगर आंख दिखाता है तो
उसका आँख निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना का मैन्युफैक्चर्ड सामान जो है भारत देश के अंदर जो है बिकता है। बेगूसराय में एक बार फिर चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पूरी घटना बखरी थाना वार्ड नंबर 19 की है। पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वार्ड शख्स अपने घर में सोया था, तभी चोरी की नीयत से युवक घर में दाखिल हो गया। इसी बीच घर के मालिक ने रंगे हाथ युवक को पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने कुर्सी में बांधकर जमकर उसकी पिटाई की। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक की जान बचाई। सीतामढ़ी के सोनावती कॉलोनी स्थित होटल सम्राट के मालिक संजीव कुमार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि होटल मालिक की जान बच गई। घटना की सूचना मिलने पर महसौल ओपी प्रभारी मोहम्मद मोसीर अली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घटना के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। तो इसी दुकान के यही अख्तर जी के दुकान के पास अपना गाड़ी रुकवाया एक लड़का और मेला रोड वाला जमीन के बारे में बात करने लगा। फिर पूछे उससे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो पीछे से एक लड़का गोली अपना मारा, तो गोली शायद खींच कर गया, हमको लगा नहीं। उसके बाद बाइक यहीं पर गिरा, हम भागे उधर। पहचान रहे हो लड़के लोग को? जो रोका है उसको चेहरा से पहचान क्या कुछ हल्का यहाँ बेगूसराय में बस स्टैंड में टेम्पो चालक द्वारा अवैध पार्किंग करने और बस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के खिलाफ बस मालिकों ने जिला परिवहन कार्यालय पर धरना दिया। बस वाहन संघ के बैनर तले दर्जनों बस मालिकों ने डीटीओ ऑफिस पर धरना देकर टेम्पो चालकों की मनमानी की शिकायत की है। बस मालिकों का आरोप है कि नाजायज तरीके से टेम्पो चालक बस स्टैंड के आसपास अवैध पार्किंग करते हैं और जब इसकी शिकायत बस कर्मचारियों को द्वारा की जाती है तो स्थानीय बदमाशों की मिलीभगत से उनके साथ मारपीट की जाती है और उल्टे झूठा मुकदमे में फंसा दिया जाता है। बस मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन ऑफिस के बाहर धरना दिया है और कहा है कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वो बस नहीं चलाएंगे। हम लोग बस वाहन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे बस स्टैंड में अवैध पार्किंग होता है, अवैध वसूली होता है और हमारे गाड़ी के आगे आगे अवैध परिचालन होता है, जिसके विरोध में हम कई बार प्रशासन से गुहार लगाया कि हमको इनसे मुक्ति दिलाया जाए, लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुनी। आज जो मैं धरना दे रहा हूं उसका भी मैं कई आवेदन डीएम साहब को, एसपी साहब को, जिला परिवहन पदाधिकारी को और हम अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हमने आगाह कर दिया। बक्सर जिले के कुरान सराय थाने की पुलिस ने एक बेहतर पहल दिखाई है। थाना अध्यक्ष जुनैद आलम की अगुवाई में दलित बस्ती में शराब ना बनाने और ना पीने की ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई, जिसमें लोगों ने भरपूर साथ दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हाथ उठाकर शपथ ली कि अवैध शराब ना पीने और ना ही बिकने देंगे। आपको बता दें कि दलित बस्ती में अवैध शराब का धंधा कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसकी जानकारी के बाद कुरान सराय थाना अध्यक्ष जुनैद आलम ने पुलिस टीम के साथ दलित बस्ती का दौरा किया और लोगों को समझा बुझाकर आगे से गलती नहीं करने की शपथ दिलाई। तो सबसे पहले इन महिलाओं को समूह में जोड़ेंगे। समूह का माध्यम आजीविका का एक माध्यम, ये समूह के माध्यम से हम लोग आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करते हैं। जो पहले से भी यहाँ समूह चल रहा था, जिसको कुछ ट्रेनिंग तो बार बार दिया गया था, कुछ अभाव से कुछ इससे समूह को तोड़ दिए, लेकिन फिर से हम लोग कल से इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ के ही रहेंगे। मोकामा प्रखंड की मोड़ पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हर घर नली गली योजना टाटा फिस साबित हो रही है। यहाँ के अति पिछड़ा और दलित समाज बहुल इस वार्ड में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। खासकर बारिश के इस मौसम में गरीबों का घर मिनी तालाब बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की गरीब कल्याण योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से वार्ड के लोगों में भी आक्रोश है। बेगूसराय में अपनी मांगों को अमली जामा पहनाने के लिए खुदरा खाद और बीज विक्रेताओं ने एक सम्मेलन समारोह का आयोजित किया। सदर अनुमंडल क्षेत्र के
नौलखा मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 18 प्रखंडों के खाद बीज विक्रेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में दुकानदारों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सभी प्रखंड के लिए खाद बीज विक्रेता संघ का भी गठन किया गया। बेगूसराय जिला के 18 प्रखंड से उपस्थित हैं। सभी उर्वरक और बीज खुदरा विक्रेताओं का 18 प्रखंड में संगठन बन चुका है। प्रखंड का आज हमें जिला का संगठन का निर्माण करना है। इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं तमाम लोग। और यह सभा भगवानपुर के अध्यक्ष श्रीदेव बाबू के अध्यक्षता में, उनके सभापतित्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज ओपी थाना और पुलिस निरीक्षक के कार्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर महीने से हुए जल जमाव से लोग परेशान हैं, जबकि महीनों से पानी लगने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सड़क पर जल जमाव होने के कारण कई फरियादियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पानी से बदबू होने के कारण लोगों को कई तरह की बीमारी की भी आशंका दिख रही है। अब खबरें झारखंड से। झारखंड में कई घटना को देखते हुए गुमला में अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अधिवक्ता संघ ने पूरे राज्य भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। बता दें कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू करने की बात की है। आपको बता दें कि उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ता संघ गुमला ने कहा है कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों के साथ घटनाएं घटित हुई हैं, उससे सभी अधिवक्ता अपने सुरक्षा को लेकर के डरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए DTV भारत के साथ। नमस्कार।